ग्राफ में अब ये ग्राफ, अब नेक्स्ट देखें y बिकम z, तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो मीन्स कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो विच ग्राफ इज नाउ एक्सोथर्मिक? तो देखें c x लोअर एनर्जी पे है, z हाई एनर्जी पे है, मीन्स कि ये एंडोथर्मिक है, तो ये भी चॉइसेस से गया। अब a और b को देखें, यहाँ पे अब जो x है वो y बनाया और y इतना स्टेबल है कि वो जल्दी जल्दी जाके z पे चला गया है, यानी इस y को इधर हम ट्रैप या आइसोलेट नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आइसोलेट हो सकता है। सो चॉइस ए इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि इधर ये y आइसोलेट हुआ और फिर y को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फर्दर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगा। तो ये थी क्लूज इसमें कि हमने कौन से ग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इज 40 में कि in which pair of substances does have a giant molecular structure? तो giant molecular structure जो ऑप्शन दिए हैं उसमें डायमंड और उसके साथ सिलिका, सैंड, इनका जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। दे व्हीकल इस तरह स्ट्रक्चर मौजूद है। 41 में द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम is in exothermic reaction in the forward direction. What happens when the concentration of chromate ions increases and the temperature decreases? जब एक्सोथर्मिक हा तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, और जब हम कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन बढ़ाएंगे तो वो रिएक्टेंट हैं वो भी फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट देंगे। सो द कंसंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इंक्रीजेस, यस वो प्रोडक्ट है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर का कुछ नहीं कहा। द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, नथिंग, तो एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी एक रिएक्शन के लिए। तो हमें चॉइस 1 इसमें मिलता है। तो कहते हैं कि व्हाट हैपन्स इन इज ion increases and the temperature decreases, so the concentration of ion increases 1 or the equilibrium increases, constant increases to 2. No, equilibrium constant remain the same, तो 1 only। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 only, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वही रहेगा। 42 विच प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस अफेक्ट्स द रेट थ्रू विच इट स्प्रेड्स? तो उसका मोलर मास, हेवी गैस होगा तो वो फास्ट जाएगा, स्लो जाएगा, डिफ्यूज एफ्यूज करेगा। लाइटर गैस होगा तो फास्ट डिफ्यूज करेगा। All the reactants a product of an exothermic reaction are gaseous. Which statement about this reaction is correct? So the total bond energy of product is less than the bond energy of reactant, and delta H for the reaction is negative. Total energy yes. तो ये choice A is correct। 43 में exothermic reaction में reactants और प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी होगी वो लेस देन होगी रिएक्टेंट की। 44 which substance has the highest परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन? तो सबके लिए जब आप कैलकुलेशन शुरू करोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाइड 100। तो इसमें चॉइस सी आपको मिलेगा जिसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा आ रहा है
कार्बन और ये NH2 यानी यूरिया. If chlorine 35 and chlorine 37, 45th, chlorine 35, chlorine 37, कहते हैं कि फॉर्म मॉलिक्यूल यानी दोनों बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना पाएंगे ऑफ द एटम इन दिस मॉलिक्यूल आर द सेम. तो क्या प्रॉपर्टी उनकी सेम रहेगी? रेडियस, प्रोटॉन नंबर और रिलेटिव आइसोटोपिक मास. रेडियस सेम रहेगा दोनों का. साथ में जो है प्रोटॉन नंबर, यस ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो वो भी सेम रहेगा. सो करेक्ट इज 1 and 2. तो बी चॉइस इज करेक्ट. 46th, कहते हैं कि KSP फॉर lead difluoride is 4 into 10 power minus 8. lead dichloride के लिए जो KSP है PbF2 is equal to 4 into 10 power minus 8. कहते हैं what will be the solubility of the salt. salt की solubility क्या होगी? तो देखें lead difluoride जब आयोनाइज होगा तो वो लेड आयन बनाएगा और साथ में 2 फ्लोराइड आयन बनाएगा. अब ये आयन कितने बने हैं तो KSP से हम इनको फाइंड कर सकते हैं. तो सपोज करें कि ये X आयन बना और ये भी X आयन बना, लेकिन अब ये होगा 2X क्योंकि 1 मोल से 1 मोल X लेड बनेगा और 2X फ्लोराइड बनेगा. तो अब KSP इज इक्वल टू molar concentration of lead ion into molar concentration of fluoride ion raised to power 2. अब KSP हमारे पास जो वैल्यू है that is 4 into 10 power minus 8, ये X है और ये हमारे पास 2X square हो जाएगा. So it is 2X square. तो ये 4 into 10 power minus 8 और ये हुआ 2X cube. तो अब अगर हम क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट ले लें और इसका भी क्यूब रूट ले लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो उन्होंने बस यही दिया है यहाँ तक. तो एक जो KSP है उसका क्यूब रूट लेके दिया है तो इतने मोलर, सो दैट इज B. तो चॉइस B इज मैचिंग. The unitless equilibrium constant 47th. तो Kx यूनिटलेस है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का अपना कोई यूनिट नहीं होता, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यूनिटलेस रहेगा. 48th में प्रेशर कुकर विल रिड्यूस द कुकिंग टाइम इन. सब में, कराची में, पेशावर, नारान, सब में वो करेगा. तो चॉइस डी, हर जगह वो कुकिंग टाइम डिक्रीज करेगा. फोर्टी नाइन्थ, में कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विस्कोमीटर. उन्होंने फिगर्स दिए हैं तो चॉइस सी विस्कोमीटर है. 49th में सी. 50, which of the following single covalent bond between carbon atom is the shortest. कौन सा सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान छोटा होगा? तो इसमें अगर आप देख लें पहला चॉइस, उसमें जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनाए दैट इज फ्रॉम sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है. तो ये sp 50% s करेक्टर है, तो इस वजह से ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा. आगे जो है वो फिर sp2 से बना है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, तो ये sp2 से ये बना तो लॉन्गर हो जाएगा.
आगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला बना है तो वो मजीद लॉन्गर हो जाएगा. सो चॉइस ए इज करेक्ट. 51 में के राइट द सेल नोटेशन फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन है एल्यूमिनियम कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके दे जाता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और साथ में दे जाता है कॉपर. तो सेल नोटेशन लिखने के लिए पहले हमने एनोड लिखना होगा और फिर राइट की तरफ कैथोड का सब कुछ लिखना है. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्यूमिनियम आयन बना. तो ये एल्यूमिनियम सिंगल लाइन फिर एल्यूमिनियम आयन फिर डबल लाइन फॉर द सॉल्ट ब्रिज. रिडक्शन कैथोड पे होगी तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आयन हो गया है कॉपर, यानी क्यूब रस जो है वो क्यूब कॉपर हो गया है. सो ओवर हियर कॉपर आयन और ये लिखेंगे कॉपर. तो ये नोटेशन इसके लिए होगी. तो इसमें करेक्ट चॉइस हमें मिलेगा विच इज कॉरिस्पॉन्डिंग बी. सो बी इज करेक्ट चॉइस. (52) Methanoic acid and hydrogen carbonate are both behave as acid, यानी जो कार्बोनिक या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो नेगेटिव आयन है दोनों एसिड्स हैं. सॉल्यूशन ऑफ ये देन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ द सेम कंसंट्रेशन. तो कहते हैं कि मिथेनोइक एसिड की जो पीएच है वो क्यों कम होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मुकाबले में. तो मीन्स कि मिथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसमें हमें मिलेगा कि फर्स्ट है कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट मोर फुली देन कार्बोनेट आयन. यस, तो ये ओनली वन, ये हमारा आंसर मिलेगा यहाँ पे चॉइस सी. 53 The equation for a chemical reaction is shown. All substances are in their standard states. ठीक. Which statement describe the standard enthalpy change of reaction for this reaction? Standard enthalpy change. तो statement में लिखा है कि the enthalpy change when a total of 1 mole of product is produced. Yes, this is the correct statement. 1 mole of product बनेगा at the standard state. बाकी करेक्ट क्यों नहीं है? The enthalpy change when total of 1 mole of reactant is reacted. No. Definition में है product. The enthalpy change when 1 mole of water reacts. No, ये भी नहीं है. So choice A is correct. 54th. In which reaction is the underlying element और कंपाउंड रिड्यूस्ड? कौन से रिएक्शन में जो अंडरलाइन एलिमेंट है या कंपाउंड है वो रिड्यूस हो रहा है? तो NaClO है और उससे आगे बना NaCl. बाकी स्पीशीज में नहीं लिखता, बस वो अंडरलाइंड ही लिखते हैं. सेकंड में NH3 मिल रहा है और आगे लिथियम एमाइड बना LiNH2. थर्ड में CH3CH2OH है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और उसने CH3CHO ये बनाया है. तो अंडरलाइन एलिमेंट यहाँ पे क्लोरीन है. तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, ऑक्सीजन -2 और सोडियम +1 तो हुआ -1. तो क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा +1. यहाँ पे क्लोरीन है -1 तो यहाँ से ये हुआ. तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो +1 से -1 में गया तो मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज हो गई है. तो ये है रिडक्शन. अगले में देखते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन. तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है
और यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन -3 में है, क्योंकि +2 फॉर 2 हाइड्रोजन एंड +1 फॉर 1 लिथियम। यहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ दिया है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में कि इसकी रिडक्शन हुई है कि नहीं। तो देखें, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मालूम करें, उधर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डेफिनेशन से भी मालूम कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखोगे तो CH3 C2 था, H6 था और O था। यहाँ पे देखोगे तो C2 है, H जो हुए 4 हुए और O हुआ। तो किस चीज की लॉस हो गई है? हाइड्रोजन की लॉस हो गई है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे कोई चेंज नहीं आया, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई है और वो रिडक्शन ही मांग रहे हैं। तो रिडक्शन इज 1 ओनली, तो चॉइस बी इज करेक्ट। फिफ्थ, अच्छा, गैलियम नाइट्राइड, और कह रहे हैं कि आजकल के जो मॉडर्न बल्ब हैं तो उसमें गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल होगा और रिवॉल्यूशनाइज करेगा, क्योंकि छोटा सा लेंथ काफ़ी ज़्यादा रोशनी देगा। तो कहते हैं कि गैलियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगा? तो गैलियम नाइट्राइड CaGAN। अच्छा, नाइट्रोजन जब एटॉमिक फॉर्म में है तो 1s2 2s2 एंड 2p3। फिर जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 हो जाएगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इधर एकोमोडेट होंगे, तो 1s2 2s2 एंड 2p6। तो ये उसका नाइट्राइड आयन का हो जाएगा। सो दिस इज मैचिंग टू चॉइस डी। ये +3 है, ये -3 है, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड है, तो उसमें फिर नाइट्रोजन आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बन जाएगा। 56 में कहते हैं कि HOCl इज मॉलिक्यूल दैट किल्स बैक्टीरिया। इट इज HOCl है मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया को किल करेगा in a water. The following reaction produce the molecule. Which element about this reaction, which statement about this reaction is correct? तो ये Cl2 है, H2O है, HOCl बना, साथ में हाइड्रोजन आयन बना और क्लोराइड आयन बना। तो कहते हैं कि क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। क्लोरीन यहाँ पे 0 और क्लोरीन यहाँ पे होगा +1 और यहाँ पे है -1। तो मीन्स कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिड्यूस भी हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे देखते हैं, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज बट नॉट रिड्यूस्ड। नहीं, हुआ है दोनों। ऑक्सीजन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। नो, ऑक्सीजन -2 है, इधर भी -2 है, नो चेंज। तो चॉइस ए इज करेक्ट कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस भी हुआ है, इंक्रीज भी आया ऑक्सीडेशन स्टेट में और डिक्रीज भी आया। 57th, the abelioscopic constant Kb of water is 0.52. 1 molar solution of sodium chloride in water will boil 8. तो जो डेल्टा Tb है, it is proportional to molality, और डेल्टा Tb is equal to Kb into molality। अब वो कह रहे हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बना, तो जब ये 1 मोलर होगा तो ये 2 आयन बनाएगा पार्टिकल, सोडियम आयन और साथ में क्लोराइड आयन। तो मीन्स के टोटल जो मोल्स होंगे
वो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाइड 2। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का प्योर वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एक मोलल सोल्यूशन हो तो 100.52 हो और फिर 2 मोल पार्टिकल हो जाएंगे तो 101.04 डिग्री सेल्सियस। So it is matching to choice B. 58th. In which of the following compound nitrogen atom is sp hybrid? तो नाइट्रोजन एटम जो है वो sp हाइब्रिड किस कंपाउंड में होगा? तो पहला जो कंपाउंड है दैट इज NH2। अगला जो दिया है N डबल बॉन्ड O तो NO2 हुआ। और फिर जो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब नाइट्रोजन कहां पे sp हाइब्रिड है? तो यहां पे देखें जो फार्मूला हमने लेक्चर में पढ़ा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है लोन पेयर, तो ये 4 आंसर आएगा। यहां पे sp3 है। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 है, लोन पेयर भी इसने इस्तेमाल किया है, वो मौजूद नहीं है, तो 3 आंसर आ रहा है। सो इट इज sp2। यहां पे एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp। तो ये जो है जो मिथाइल नाइट्राइल है उसमें ये चॉइस आपको मिलेगा बी। फिफ्टी नाइन्थ में कह रहे हैं कि इन विच विच पेयर ऑफ सब्सटेंस आर बोथ मिक्सचर्स? कौन मिक्सचर्स हैं? तो बी देखें, सी वाटर इज मिक्सचर और साथ में एयर ये भी मिक्सचर है ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस। 60 अच्छा 60 में कह रहे हैं कि सब्सटेंस हैं RST और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज शोन वो दिए गए हैं। व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी ऑफ RST? तो R, S और T इनकी आइडेंटिटी क्या होगी? यानी देखें ये सारे सॉलिड हैं और अब हम जो टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ चुके थे कि आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इनके जो प्रॉपर्टी दी हैं तो उन प्रॉपर्टी से हमने पहचानना होगा कि कौन जो है कौन सा सॉलिड होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट से देखें, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो आयोनिक है, इसी तरह मज़ीद ज़्यादा तो कोवेलेंट सॉलिड होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखें और फिर आगे कंडक्टिविटी देखें। तो ये चीज़ें जब हम देख लेंगे तो हमें मिलता है कि जो R है वो सोडियम क्लोराइड होगा। R इज सोडियम क्लोराइड। S जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्योंकि वो भी आयोनिक कंपाउंड है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखेगा और उसकी कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में पुअर होगी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में फिर वो गुड कंडक्टर होगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर आगे जब जाते हैं कि टी कौन सा होगा, तो आखिर में देखें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना है और गुड है और साथ में लिक्विड फॉर्म में नॉट नोन। तो सॉलिड फॉर्म में अगर कंडक्टर है तो वो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट कंडक्टर, डायमंड इज नॉट कंडक्टर, तो यहाँ पे ग्रेफाइट हमारा चॉइस होगा। तो ये सारी चीज़ें अब मैच हो रही हैं टेबल में चॉइस सी से। So that's all for now. Khuda Hafiz. Wishing you all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chemistry is the part. इसमें क्वेश्चन 1 जो हमें मिला है कि एमोनिया एंड क्लोरीन रिएक्ट विद गैस फेज, व्हाट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक रहेगा? तो यहाँ पे NH3 प्लस क्लोरीन रिएक्ट करने के बाद बना चुका है N2 एज वेल एज एमोनियम क्लोराइड।
अब इस रिएक्शन के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि एमोनिया बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम एमोनिया में देखें, नाइट्रोजन इज -3, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 और यहाँ पे नाइट्रोजन अगेन जब कैलकुलेट करोगे तो आपको -3 मिलेगा। क्लोरीन 0 है और यहाँ पे क्लोरीन -2 है। तो यहाँ पे अब एमोनिया इज नॉट एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप कहोगे कि भाई ये वो छोटे ना हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास आया है। अगला जो है कि एमोनिया बिहेव एज अ बेस। यस, इट इज बिहेविंग एज बेस, क्योंकि यहाँ पे NH3 था और यहाँ पे NH4 हुआ बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन। तो इस वजह से ये बेस है। दूसरा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन चेंज। नो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3। चॉइस बी इज द करेक्ट। एमोनिया इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन को 0 से -1 में ले गया और इस तरह खुद वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन भी एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में कि विच स्टेप इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेन बाय क्लोरीन विल हैव द लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो लोवेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स कि कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप होगा। तो इस जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसमें फ्री रेडिकल जब फ्री रेडिकल से मिलेगा, कोई भी फ्री रेडिकल हो, सपोज ये A फ्री रेडिकल प्लस B फ्री रेडिकल, तो इससे बनेगा एक बॉन्ड AB के दरमियान। तो फ्री रेडिकल व्हेन रिएक्ट्स विद द फ्री रेडिकल, दिस इज द फास्ट रिएक्शन। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगी। तो यहाँ पे आपको अब फ्री रेडिकल रिएक्शन आपको दिया गया है डी चॉइस में, सो करेक्ट चॉइस इज डी। ठीक, और ये जो दो फ्री रेडिकल उसमें मिलते हैं इसको कहा जाता है टर्मिनेशन स्टेप। तो जो टर्मिनेशन स्टेप है, दिस इज द फास्टेस्ट स्टेप ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ alkanes. Question third. Question third में, in which species are the number of electron and neutron equal? तो इसमें हमें बेरिलियम दिया गया है, फ्लोरीन दिया गया है, सोडियम आयन दिया गया है और साथ में ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन दिया है। तो ऑक्साइड आयन को देखें, ऑक्सीजन 18, 8 और 2 नेगेटिव। तो कहते हैं कि अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की वजह से उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे 8 और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि ये गेन कर चुका है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 10। फिर न्यूट्रॉन इसमें हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं A माइनस Z। तो A माइनस Z यानी 18 माइनस 8 becomes 10। सो चॉइस D is the correct choice. Question fourth. Question fourth में, which of the following molecules and ions have a regular trigonal planar shape? रेगुलर ट्रिगोनल प्लेन शेप AlCl3 दिया है, दूसरा दिया है CH3 पॉजिटिव और तीसरा दिया है PH3। तो AlCl3 थर्ड ग्रुप का मेंबर
तो इसके साथ 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे शेयर्ड विथ 3 क्लोरीन, तो ये प्लेनर शेप रखेगा। CH3 को देखें, कार्बन इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इसके पास, तो इक्वल रिपल्शन, तो ये भी प्लेनर शेप रखेगा। पॉजिटिव चार्ज का कोई काम नहीं होता शेप को डिटरमिन करने के लिए। PH3 देखोगे तो फास्फोरस बिलोंग्स टू 5th ग्रुप, और इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये वो पिरामिडल शेप बनाएगा। जबकि क्वेश्चन में वो प्लेनर शेप मांग रहे हैं, तो 1 and 2 इज द आंसर, दैट इज B। Question 5th. The diagram shows the variation of the boiling point of hydrogen halides. What explain the higher boiling point of hydrogen fluoride? यानी boiling point दिए हैं जिसमें HF का boiling point है, फिर HCl है, HBr है और HI है। तो कहते हैं कि HF का ये हाई बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्यों हुआ है? तो वेरी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होती है और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। दे हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो वी आर गेटिंग चॉइस D। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में 31.5 ग्राम HNO3 was dissolved in distilled water and the solution is diluted up to 1 cubic decimeter. What will be the pH of this solution? Okay, so mass of HNO3, that is 13.5 gram. Volume of solution is 1 cubic decimeter. अब कह रहे हैं कि what is the pH? तो यहाँ पे हमने HNO3 का pH मालूम करना होगा। अब पहले सोचें कि pH को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन ऊपर जो है हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, एक प्रोसेस करके ही हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HNO3 को मोल्स में कन्वर्ट करो कि फिर उन मोल्स को 1dF³ पे डिवाइड करो, सो यू विल गेट द मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां पे मोल्स गिवन मोल्स 13.5 divided by molar mass of HNO3, 1 for hydrogen, 14 for nitrogen and 16 for oxygen। टोटल बन जाएगा 8 4 12, 12 और 1 13, 4 5 और 6 63। तो ये डिवाइडेड बाय 63 हो जाएगा, तो आपको इधर से मोल्स मिल जाएंगे और मे बी कि ये मोल कितने हों, 13.5 डिवाइडेड बाय 63, तो 13 दूने 13 3 39, 13 4 52 और 13 5 5 15, 5 कम 5 और 1 6, तो 4 से हो जाएगा ये। तो मीन्स कि ऑलमोस्ट वी हैव ए 4 ओवर हियर, 4 मोल पॉइंट समथिंग ये बन जाएगा, यानी 1/4 आया और 1/4 आया, तो इसको अब 1 है, ये 4 है, पॉइंट लगा, तो 4 दूने 8 और ये फिर 2 आया और फिर जाके उधर 0, तो 4 5 20, तो ये 20, तो हमारे पास 0.25 मोल्स इसके मोल्स बने। और फिर जाके उसको 1dM³ में डिवाइड करोगे तो इसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.25 डिवाइडेड बाय 1dM³ बिकम्स 0.25 मोलर। तो ये इसकी मोलरिटी है।
अब हमें चाहिए हाइड्रोजन की मोलरिटी। तो हाइड्रोजन की मोलरिटी मालूम करने के लिए HNO3 जब आयोनाइज होगा वाटर में तो वो बना पाएगा हाइड्रोजन आयन 1 और नाइट्रेट आयन दिस वन। अब HNO3 अगर 1 मोल है तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनेगा, 1 मोल नाइट्रेट आयन बनेगा। यहाँ पे उन्होंने 0.25 मोलर लगाया है, तो 0.25 मोलर से 0.25 जो है वो हाइड्रोजन बनेगा और इधर 0.25 ही नाइट्रेट बनेगा। बस हमारा काम इस कंसंट्रेशन से है कि हम इसको इधर पुट करें। तो अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.25, या इसको लिख दो पॉइंट्स की शक्ल में, तो 25 इंटू 10 पावर -2 मोलर। अब जाके इसको पुट करो नेगेटिव लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इंटू 25 इंटू पावर -2। अच्छा, अब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, तो देखते हैं चॉइस किसके साथ ये मैच करेगा। तो ये मैच कर रहा है विद चॉइस सी, चॉइस सी के साथ ये मैच कर रहा है। सो चॉइस सी इज करेक्ट। 25 तो उन्होंने 5 शायद 2 जो है वो टाइपिंग में वो मिस कर गए हैं, तो आपको ये 5 इंटू 10 पावर -2, 5 इंटू 10 पावर -2। ओके, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में उन्होंने 31.5 ग्राम HNO3 को डिज़ोल्व किया है पानी में और वॉल्यूम बना 1 क्यूबिक डेसीमीटर। कहते हैं कि अब इसका pH कितना होगा। अब pH फाइंड करने के लिए pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इस पूरे ऊपर जो गिवन डेटा है उसमें हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स मालूम करेंगे HNO3 के। तो मोल्स जो हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास HNO3 का बनेगा 63 जब कैलकुलेट कर जाओगे, और इससे तकरीबन आंसर हमें मिलेगा 0.2। तो ये 0.2 मोल हुए। अब मोलरिटी हो जाएगी कि 0.2 डिवाइडेड बाय 1 क्यूबिक डेसीमीटर, यू गॉट 0.2 मोलर। अब HNO3 जब पानी में डिजॉल्व होगा तो एक हाइड्रोजन आयन और एक नाइट्रेट आयन देता है। जब हम इसको 0.25 मोलर डिजॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मोलर डिजॉल्व करेंगे तो 0.2 मोलर H आयन बनाएगा और साथ में इतनी ही नाइट्रेट आयन बनाएगा। लेकिन हमारा काम सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन के साथ है, तो वो मोलर कंसंट्रेशन H आयन का हो जाएगा हाइड्रोजन आयन 0.2। इसको अगर हम कर दें 2 इंटू 10 पावर -1 मोलर, अब जाके pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इंटू 2 10 पावर -1। तो ये अब बाकी कैलकुलेशन नहीं दी गई और हमारा जो है वो मैच कर रहा है किस से, दैट इज 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। तो 5 इंटू 10 पावर -1 इससे मैच कर रहा है। ओके, तो ये 2 इंटू 10 पावर -1, 2 इंटू 10 पावर -1। तो चॉइस बी है, सी, चॉइस सी से मैच कर रहा है। 2 इंटू 10 पावर -1। अच्छा, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट में गया होगा, तो ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें अगर आप चॉइस बी देखोगे तो उसमें है 1s2
2s2 2p3 और उसके बाद है 3s1। ये इसलिए एक्साइटेड स्टेट चूज किया कि P में अभी भी वैकेंसी थी, यानी ये ग्राउंड स्टेट में होगा कि 2p4 और फिर 4s0 होगा, 3s0 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है हायर ऑर्बिट में या सब शेल में, तो इस वजह से चॉइस बी इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पी में तो वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉन जब एस में गया है तो मींस कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है और वो जंप कर गया है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में कि विच ग्राफ show the change in pH of where as an axis of hydrochloric acid is added to aqueous sodium hydroxide। अच्छा, तो कहते हैं कि HCl ऐड हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो कौन सा जो होगा हमारे पास ग्राफ होगा। तो देखें ग्राफ को, यहां पे चॉइस सी जो ग्राफ है उसको देखते जाएं। डायरेक्ट इसलिए मैंने चूज किया कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था तो उसका पीएच जो है वो 14 है। HCl जब मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू होके NaCl और H2O बनता जाएगा, तो पीएच डिक्रीज होता हुआ आएगा और 7 के साथ फिर ये स्ट्रेट जाना शुरू करेगा। ठीक, सो दिस इज द करेक्ट। बाकी में पीएच 0 से शुरू हुआ है, नहीं 0 से शुरू नहीं होगा। 0 से शुरू मीन के पहले एसिड था, बेस हमने उसमें डाला, ठीक है। तो ये होगा 14 से नीचे आएगा, सो चॉइस सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में कि how can the rate of reaction between ethanol and aqueous hydrogen cyanide be increased। ethanol C2H5, अच्छा ये aldehyde CH3CH double bond O, this is ethanol, और हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अब ये नहीं कहना कि ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, टॉपिक सेकंड ईयर का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ईयर काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन से हमें मिला है कि इन दोनों में जो रिएक्शन है हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक दिया है कि बाय इरेडिएशन विद अल्ट्रा वायलेट लाइट, नहीं, इनका अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ कोई वो नहीं है रिलेशन। बाय राइज इन टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ता है। और उसके बाद बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्वस सोडियम साइनाइड, तो यस, सोडियम साइनाइड यहां पे एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट। तो इन दो चीजों से, टेम्परेचर बढ़ाने से, कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन रेट बढ़ता है। सो वी आर गेटिंग द चॉइस 2 and 3 which is choice B। Question 10, which molecule is not planar। तो नॉट प्लेनर BCl3 दिया है, NH3 दिया है और PH3 दिया है। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक B बोरॉन हैज 3 bond pairs, so it has a planar geometry। फिर दिया है NH3, NH3 has 1 lone pair and 3 bond pairs, so getting the pyramidal shape। और PH3 में भी आपको ये pyramidal shape मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि which one या which is not planar। तो NH3 and PH3 are not planar, 2 and 3 is the choice, so choice C is correct, 2 and 3। The next,
The boiling point of methane, ethane, propane and butane are given. Which statement explain the increase in boiling point from methane to ethane? अच्छा, अल्केन सीरीज दिया है. अल्केन में सारे अल्केन जो हैं जो दिए हैं दे आर नॉन पोलर. नॉन पोलर सब्सटेंस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज. तो जितना मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. तो यहां पे जो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो चॉइस सी में देखो, मोर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर वेंडर वाल फोर्सेस. यस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स वेंडर वाल फोर्सेस का एक टाइप है. तो मीन्स कि जितने एटम बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा तो एटम बढ़ेंगे. एटम बढ़ेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो उसमें फिर वो इंस्टेंटेनियस और जो इंड्यूस्ड डाइपोल हैं पोलराइजेबिलिटी वो बढ़ेगी. तो इस तरह से यू विल गेट द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. सो चॉइस डी इज करेक्ट ओवर हियर. चॉइस सी, यहां पे आपको चॉइस सी मिल जाएगा. 12th में एक रिएक्शन दिया गया है और फिर कहते हैं कि विच ग्राफ शो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड मैंगनेट आयन वेरीज आफ्टर इथेनोएट आयंस आर एडेड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि इनमें हमें क्या मिलेगा. ग्राफ ए देखोगे तो उसमें कुछ यूं जा रहा है वो. ग्राफ बी देखोगे तो उसमें इस फॉर्म में प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है. ग्राफ सी देखोगे तो उसमें ये प्रोग्रेस हुआ. और ग्राफ डी देखोगे तो उसमें ये है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और डी में चूंकि MnO4 रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. यहां पे ए और 4 में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ए और डी में. तो मींस कि ये तो हमारे चॉइसेस से गए. अब सी और बी के ऊपर हमने फोकस करना है. सी और बी में दोनों में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे डिक्रीज बहुत जल्दी हो गया है. यहां पे डिक्रीज थोड़ा सा टाइम ले रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है. तो उन्होंने इस रिएक्शन में कहा कि मैंगनीज +2 जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है. तो पहले वो कैटलिस्ट नहीं बना तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो था. कैटलिस्ट बना तो रिएक्शन तेज हुआ और इस तरह से एंड तक पहुंचा. सो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस. जबकि यहां पे शुरू से कैटलिस्ट ये रिएक्शन करवा के तेज कर रहा है. शुरू से इतना नहीं होगा, शुरू में थोड़ा सा स्लो होगा और फिर जाके फास्ट हो जाएगा जब उसमें मैंगनीज +2 के जो कैटाइन बनेंगे. Question 13. Which sample contains the lowest molecules? अच्छा, सारे गैसेस दिए हैं, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है. तो रिमेंबर, मॉलिक्यूल्स मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स. तो इन सब में कैलकुलेशन करोगे जिसमें आपको मोल्स कम मिलेंगे तो उसमें कम मॉलिक्यूल भी होंगे. फीवेस्ट मॉलिक्यूल वो कह रहे हैं, तो फीवेस्ट मॉलिक्यूल आपको चॉइस सी में मिलेंगे जो मैं कैलकुलेट कर चुका. तो ये चॉइस सी. कैसे मोल कैलकुलेट करोगे? PV इज इक्वल टू nRT या N इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT. You are given temperature, pressure, volume and R जर्नल गैस कांस्टेंट. ये वैल्यूज लगाते जाओ, लेकिन बस ये करना होगा कि टेम्परेचर आपने केल्विन में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करना होगा. तो आपको चॉइस सी के मोल कम मिलेंगे. दैट इज 1 cubic decimeter ऑफ नाइट्रोजन एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड 4 atm. 14th, in which
प्रोसेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन। तो पहला देखें चॉइस ए, H2 लिक्विड है और वो H2 गैस में कन्वर्ट हुआ। तो अब यहां से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाया होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नो, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन a partial positive charge hydrogen of one molecule and more electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen of other molecule। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो इसमें अब अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होंगे तो वो NH3 चॉइस बी में होंगे। तो ये NH3 लिक्विड फॉर्म में है, जब हीट हुआ तो ये NH3 गैस बना। तो मीन्स कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो था दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्ड और वो टूट के NH3 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। सो दिस चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 15, एक कंपाउंड दिया गया है और फिर पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं और साथ में उसमें जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा रही है। सो कंपाउंड जो है दैट इज HCO, फिर CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, अगेन फिर CH2 और NH2। अच्छा, तो पहले दिए हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे। 1, 2, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 1, 2, 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। तो ये हुआ 13। पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इधर एक पाई बॉन्ड इधर है और 2 पाई बॉन्ड इधर, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स ये हमें मिलेंगे। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अब मांग रहे हैं, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो रिमेंबर, कार्बन के लिए शॉर्टकट, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3 है। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाया हो, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा तो sp2 है। अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाए तो फिर sp है। और इसी तरह अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो भी sp है। तो यहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना चुका है इस CH2 में, ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चुका है। तो मीन्स कि कार्बन की तीनों हाइब्रिडाइजेशन इसमें मौजूद हैं, sp3, sp2 एंड sp। अब नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है जो इधर हमें दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और साथ में ये लोन पेयर। अब इसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मिले प्लस एनी लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के साथ 1 लोन पेयर है, प्लस एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो 0। आंसर आया 4 जब आंसर आएगा तो मीन्स कि इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको 3 आंसर मिले तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर 2 आंसर मिले तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो नाइट्रोजन इधर जो है वो sp3 है। ऑक्सीजन हमें इधर मिल रहा है और ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो वही फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, प्लस लोन पेयर्स, तो 2 लोन पेयर्स हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आंसर इज 3। सो यू गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें sp2। अब जाके देख लें कि ये कौन सी रो से मैच कर रहे हैं। तो ये मैच हो रहा है sp3 sp2
with choice D. This is the correct choice. Question 16. Question 16 में कि what volume of carbon dioxide will be produced by 8.4 liter of oxygen with propane? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करें और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया है 8.4 लीटर और आगे जाके प्रोपेन के साथ ये रिएक्शन करेगा और फिर कहते हैं कि द स्केलेटन रिएक्शन इज गिवन। तो C3H8 plus O2 gives carbon dioxide and water with evolution of that heat of combustion. तो सारा पॉइंट जो है वो स्केलेटन रिएक्शन में है। स्केलेटन मीन्स अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग के बाद इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए C3 है, इधर भी 3 लग जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। फिर उसके बाद H हाइड्रोजन है जो 8 है रिएक्टेंट में और इधर हैं 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएंगे 8। अब ऑक्सीजन को देखें, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में 2 या 6 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है तो 10 ऑक्सीजन है। तो इधर 2 5 या 10 तो 5 लग जाएगा। अब काफ़ी इजी हुआ। तो काफ़ी इजी मालूम कर सकते हो कि 8.4 लीटर विथ प्रोपेन एट रूम टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन अब फ्रॉम द रिएक्शन अगर 5 लीटर, रिमेंबर इन मोल्स को आप मोल या कोएफिशिएंट को मोल और वॉल्यूम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स के 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लें तो वो प्रोपेन के साथ जल के क्या बनाएगा, 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगर हम 8.4 लीटर लें तो 8.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ऑक्सीजन से बनेगा, तो वो हो जाएगा वही x वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको आंसर मिलेगा कि x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 5 मल्टीप्लाइड 8.4 और 3 पे डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर और आंसर आपको जो चॉइस में है दैट इज 5.04 लीटर, दैट इज चॉइस सी। तो ये था स्केलेटन रिएक्शन। बस उसमें देखना था कि बैलेंसिंग से हमें करेक्ट कोएफिशिएंट मिले। Question 17. Which reaction profile shows the fastest exothermic reaction? उन्होंने हमें ग्राफ्स दिए हैं और उसे कह रहे हैं कि फास्टेस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा। पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो रिमेंबर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी पे होंगे और प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे होंगे। पहले तो इस किस्म के ग्राफ सेलेक्ट करो कि कौन कौन से हैं। तो इस किस्म के ग्राफ आपको मिलेंगे, ग्राफ बी और ग्राफ डी, ये 2 ग्राफ आपको मिलते हैं, ग्राफ बी और दूसरा है ग्राफ डी। अच्छा, अब इसमें दोनों में फास्टेस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा। तो बी में कुछ यूं लिखा है कि ये और इस फॉर्म में ये गया, यानी ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, और डी में फिर आपको ग्राफ मिल रहा है कुछ इस फॉर्म में और फिर जाके नीचे हुए, तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। अब यहाँ पे फास्टेस्ट रिएक्शन वो होगा जिसकी
जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम होगी तो वो फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये कम है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो फास्टेस्ट रिएक्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक, ये रिएक्टेंट्स जब ऊपर जाके ये बना लेते हैं तो ये जगह शो करता है एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी गैप है ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन। तो जो ग्राफ बी है वो भी एक्सोथर्मिक है, डी भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन फास्ट बी होगा क्योंकि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। क्वेश्चन 18, N2O4 is a poisonous gas, it may be decomposed। अच्छा, ये रिएक्शन दिया है सब कुछ। What is the minimum volume of 0.5 mole, volume of 0.5 mole per dm cube of सोडियम हाइड्रोक्साइड मांगते हैं कि ये कितना लगेगा जब वो डिस्पोज करेगा 0.02 मोल ऑफ N2O4। तो मोल ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वो दिए हैं 0.02 मोल। रिएक्शन जो दिया है तो वो है कि N2O4 रिएक्ट्स विथ 2NaOH और फिर जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, बस उन्होंने रिएक्टेंट का रिलेशन लिया है। तो रिएक्टेंट में अब यहाँ पे देखें स्टाइक्योमेट्री में अगर ये 1 मोल है तो सोडियम उसके साथ लगेगा 2 मोल। दिस इज फ्रॉम द स्टाइक्योमेट्री। अब वो कह रहे हैं कि 0.02 मोल के लिए कितना सोडियम चाहिए, तो 0.02 मोल के लिए ये 1 डबल हुआ यानी 0.02 के हिसाब से, तो ये भी उसके साथ डबल हो जाएगा। तो ये आपके साथ लग जाएगा, x कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x इज इक्वल टू ये उधर मल्टीप्लाई होके 0.02 मल्टीप्लाई 2 ये हटा दें तो नीचे आपको ये मिलेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय 100 तो यू विल गेट 0.04 ये हो जाएगा इसका मोल ऑफ NaOH। इतने मोल चाहिए 0.04 मोल। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा छोड़ा है उन्होंने कि जो NaOH है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0.5 मोल पर dm क्यूब, और वो उसका मांग रहे हैं वॉल्यूम कि वॉल्यूम कितना चाहिए होगा। तो देखें 0.5 मोल पर dm क्यूब मीन्स कि 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो अब 0.04 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0.5x इज इक्वल टू ये उधर चला 0.04 और फिर ये 0.5 पे डिवाइड हुआ, ये भी 0.5 पे डिवाइड हुआ। कैलकुलेशन करोगे ये हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, तो ऊपर हुआ 40 डिवाइडेड बाय 500। तो ये इसके साथ कैंसल हुआ एंड वी आर गेटिंग 4 डिवाइडेड बाय 50, पॉइंट लगा 0, और अगर हम पॉइंट कर दें दूसरा तो 0 एक और लग जाएगा। और अब 50 को 5 4 20, 5 5 25 और 5 के 30, 5 8 40, तो 0.8 ये हमारे पास आंसर मिलेगा। तो ये मिला 0.08 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, दैट इज क्यूबिक डेसीमीटर। अब वो आंसर जो दे चुके हैं तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हमें जो मिलेगा आंसर, तो वो इसमें डिवाइड करोगे 1000 पे इसको डिवाइड करो
तो यू विल गेट 80, तो आपको 80 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर मिलेगा और ये फिर चॉइस डी से मैच कर रहा है, दिस इज चॉइस डी। तो ये था, इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा था इस कैलकुलेशन में। Question 19, why ethanoic acid described as weak acid? और फिर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इट इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज्ड इन वाटर। यस, हम वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को या तो पीएच से मालूम कर सकते हैं या फिर वाटर में आयोनाइजेशन, तो ये कम आयोनाइज होता है, तो चॉइस ए ही इसका करेक्ट चॉइस है। अगला जो है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ में दी गई है और कह रहे हैं कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। इस रिलेशन को अगर हम इस्तेमाल करें कि इससे हम मोलर मास यानी एम आर ऑफ ए गैस मालूम करें, तो मोलर मास जब हम मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा मास आर टी डिवाइडेड बाई पी वी, जब ये अरेंज करोगे। तो कहते हैं कि कौन सी कंडीशन पे हमें एग्जैक्ट मोलर मासेस मिलेंगे, यानी करेक्ट मोलर मास, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास मिलेगा। तो लुक एट दिस, कब एक गैस आइडियल होता है, कब एक गैस नॉन आइडियल होता है। तो नॉन आइडियल, हर एक गैस नॉन आइडियल है और आइडियल गैस का कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। तो नॉन आइडियलिटी ऑफ ए गैस हमें मिलेगी लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो ये चॉइस बी। तो वही चीज घुमा फिरा के हमें मांग रहे थे कि करेक्ट चॉइस आपको क्या मिलेगा, ये 20 जो क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 में है कि the oxidation of nitrogen monoxide accurately using the following equation। ओके, तो ये हुआ कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन और हमें दे जाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फिर कहते हैं कि हमने एक टेबल में इस सब को रिएक्ट करके एक डेटा बनाया। अब इस डेटा से आप मालूम करें कि किस के रिस्पेक्ट से ये रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा। तो NO का कंसंट्रेशन लिखा है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिखा है और आगे रेट लिखा है। NO का कंसंट्रेशन 0.0050, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 0.0050, तो इस दौरान रेट हुआ 0.02 मोलर पर सेकेंड। फिर दोबारा दूसरे एक्सपेरिमेंट में NO 0.0050 और ऑक्सीजन को किया डबल 0.010 हुआ और रेट उसके साथ हुआ 0.04। फिर अगले रिएक्शन में 0.010 और उसके साथ जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन 0.010 और आगे हमें मिला 0.16। तो कहते हैं कि अब इस डेटा के मुताबिक आप सॉर्ट आउट करें कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा या क्या होगा। तो लुक एट दिस, पहले एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन सब का तो रेट इतना था, फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट उसके साथ डबल 2 टाइम्स हुआ, यानी 2 हो गया 4। तो मीन के ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से जो उनका स्पीड होगा वो भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। फिर अगले तीसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो इसका कंसंट्रेशन डबल हो गया है, 0.005 से 0.010 हो गया है और ऑक्सीजन को वहीं रखा और अब रेट को देखें वो 4 के बजाय हो गया 16,
यानी 4 4 16, 4 टाइम्स ये बढ़ गया है। तो 4 टाइम्स जो बढ़ेगा तो वो होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मीन्स के NO के निस्बत से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ऑक्सीजन के निस्बत से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो लेट्स सी विच चॉइस इज मैचिंग। चॉइस सी इज मैचिंग हियर, तो चॉइस सी इज द करेक्ट। अच्छा, उसके बाद 22 में NH3, that is 22, here is N2 plus 3H2 produces 2NH3 और कहते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे। तो वेरी इजी, ये भी किसी ने गलत किया होगा तो बहुत ही लेजी था इस वक्त। तो दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया पावर 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। तो ये मैच हो रहा है विद चॉइस डी। 23rd में एल्यूमिनियम sulfate can be obtained as shown in the equation. How many moles of sulfuric acid are needed to produce 0.5 mole of aluminum sulfate? तो रिएक्शन ये है कि 2AlOH whole 3 plus 3H2SO4, तो इससे बन जाएगा Al2SO4 whole 3 और प्लस उसके साथ बना 6 वाटर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हम हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड, कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए अगर हम बनाना चाहें 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आप देख लें कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट बनता रिक्वायर है 3 मोल्स ऑफ H2SO4। अब उन्होंने 1 को हाफ करके दिया कि 0.5 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट हो, तो H2SO4 कितना बनेगा। तो जब ये हाफ हुआ तो H2SO4 के मोल भी हाफ हो जाएंगे, तो 1.5 मोल चाहिए। तो ये चॉइस है हमारा और ये चॉइस मैच कर रहा है विथ सी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में एल्यूमिनियम क्लोराइड सब्लाइम्स एट 178 डिग्री सेल्सियस, which structure best represent the species in the vapor at this temperature? यानी वेपर फेज में कौन सा स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करता है। तो देखें सी और डी दोनों में आयंस दिए गए हैं, तो आयोनिक कंपाउंड तो एवापोरेट होगा पहले बहुत मुश्किल से, और जब एवापोरेट होगा तो वो आयंस की शक्ल में नहीं होगा बल्कि गैसियस फॉर्म में उसके एटम कन्वर्ट हुए होंगे। तो चॉइस और डी तो चले। अब एल्यूमिनियम ए और बी जब देखते हैं ए एंड बी, तो AlCl3 एग्जिस्ट करता है एज Al2Cl6, ये भी Al2Cl6 की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा वेपर्स फॉर्म में। अब यहां पे ये हमें दे चुके हैं कि जो एक्चुअल पॉइंट है कि ये जो दो Al2Cl6 हैं ये किस तरह आपस में बॉन्डेड होंगे। तो ये एल्यूमिनियम हुआ बॉन्डेड टू क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, फिर इधर दूसरा एल्यूमिनियम बॉन्डेड टू क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अब देखें क्लोरीन के साथ इधर लोन पेयर्स हैं और वो अपने लोन पेयर डोनेट करके इसका जो ऑक्टेट कम हो गया है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा फ्रॉम
एल्यूमिनियम टू क्लोरीन, और इसी तरह इस एल्यूमिनियम को ये क्लोरीन अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के लोन पेयर डोनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा फ्रॉम क्लोरीन टूवर्ड्स द एल्यूमिनियम। क्लोरीन इज द डोनर एंड जो एल्यूमिनियम है दैट इज द एक्सेप्टर। तो इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है विद ए चॉइस। जब देखोगे तो उसमें हमें ये मिलेगा, तो ए चॉइस इज करेक्ट। बी चॉइस में एल्यूमिनियम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इट हैज नथिंग टू डोनेट, तो ये चॉइस ए इज द करेक्ट चॉइस। Sulfur dioxide in oxygen, this is 25th. Which statement are correct? अच्छा, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और कह रहे हैं कौन से करेक्ट होंगे। तो इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, यस, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, तो इसके से इक्विलिब्रियम पे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और यील्ड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट को देखें, इंक्रीज द टेम्परेचर, लोअर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। नो, यहाँ पे जो वो है के पी, तो के पी का कांस्टेंट है के पी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या, लोअर द वैल्यू ऑफ के पी की वैल्यू को लो करेगा। नहीं, टेम्परेचर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ के पी की वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। द प्रेशर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, कैटलिस्ट का प्रोडक्ट के साथ कोई काम नहीं होगा, वो जस्ट इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो चॉइस ए 1 and 2, इंक्रीज द टेम्परेचर, लोअर्स द वैल्यू ऑफ के पी। तो देखें के पी की वैल्यू क्यों कम हो गई कि के पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में इधर सल्फर ट्राइऑक्साइड पावर 2 है और इधर है उसके बाद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इधर जो है दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड पावर 2 इनटू ऑक्सीजन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा, के पी की वैल्यू कम होगी और रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 26 में कि विच आयन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स एंड मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। तो ये चॉइस डी हाइड्रोक्सल आयन में देखें। अब इस हाइड्रोक्सल आयन में इलेक्ट्रॉन ढूंढे। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और प्लस ये गेन चुके हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं इस OH में। फिर उसमें प्रोटॉन्स देख लें, तो प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 8, तो 8 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन 1, तो टोटल प्रोटॉन आपको मिले 9। और फिर कहते हैं कि मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन फाइंड करें। तो न्यूट्रॉन आपको ऑक्सीजन 16 होता है मास नंबर, तो 16 से 8 माइनस हुआ तो 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 हैं, तो टोटल बने 8 न्यूट्रॉन। तो कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन। और फिर कहते हैं कि मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, सो प्रोटॉन आर मोर देन न्यूट्रॉन। तो चॉइस डी यानी हाइड्रोक्साइड आयन। ट्वेंटी सेवंथ, अच्छा इसमें भी ग्राफ दिया है कि विच रिलेशनशिप बिटवीन जो हमें मिला है HCOOH
CH3 ये है, इसका रिएक्शन हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, आगे बना HCOONA यानी एसिटिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बना आपको ये कार्बोक्सिलेट साल्ट और साथ में CH3OH। अब कहते हैं कि कौन सा ग्राफ इनके रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। The reaction represented by the following equation was carried. Which graph show the relationship between methyl alcohol and temperature? अच्छा, तो मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट में है, तो ग्राफ हमने ये ढूंढना होगा कि रिएक्शन जब शुरू हो रहा था तो इनका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0 था, तो ये टेम्परेचर के साथ साथ टाइम के साथ साथ इसका ग्राफ इंक्रीज होगा, तो इस किस्म का ग्राफ हमने इसमें ढूंढना होगा। तो वो हमें मिल रहा है ग्राफ ए ही, उसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक, बाकी में इंक्रीज आ रहा है, यहां पे देखोगे, और बी में तो ये यूं चला गया है, नहीं इक्विलिब्रियम तो नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। और फिर इसी तरह से अगर आप डी में देखेंगे तो ग्राफ गया ऊपर फिर नीचे आया, नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसी तरह से जो बी दिया है तो उसमें इर्रेगुलर ट्रेंड दिया है, कुछ इस तरह से दिया है। तो ये एसिड बेस का रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल होगा, और फास्ट होती ही तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डायरेक्ट बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 में कि when a sample of gas is compressed at constant temperature from 15 atm to 6 atm, its volume change from 76 cubic centimeter to 20.5 cubic centimeter. Which statement are possible explanation for this result? The gas does not behave ideally. तो देखें 15 atm, this was pressure 1, decrease हुआ up to 6 atm, this was pressure 2, वॉल्यूम V1 वो था 76.0 क्यूबिक सेंटीमीटर और V2 हुआ 20.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखें प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, इधर ये हुआ कि प्रेशर हमने कम किया तो वॉल्यूम भी कम हुआ, तो मीन्स कि दिस इज नॉट द आइडियल गैस जो बॉयल्स लॉ को ओबे करे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल रहा है इन दोनों डेटा के मुताबिक, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम भी ज्यादा, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हुआ। अच्छा, द गैस पार्शियली लिक्विफाइज, नहीं, प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विफाई होता है, प्रेशर कम करने से नहीं होगा, ये रॉन्ग है। 31, सम ऑफ द गैस इज लॉस्ट फ्रॉम द कंटेनर, नहीं इस तरह कुछ नहीं कहा गया है कि कंटेनर से, सो 1 इज ओनली करेक्ट चॉइस इज ए, कि द गैस इज बिहेविंग इज नॉन आइडियली, या डज नॉट बिहेव आइडियली। क्वेश्चन 29, 29th में एलिमेंट X इज ए गैसियस मॉलिक्यूल X2 बनाता है, 1 molecule of X2 combine with 1 molecule of hydrogen to form 2 molecule of gaseous hydride। अच्छा, तो H2 के साथ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल इसका बनता है, और इधर 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX। तो कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द X, तो X का जो हाइड्राइड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, सो दैट इज HX, सो चॉइस ए इज करेक्ट।
Comparing volume of the given gases HTP, the correct descending order is, तो descending order mean कि अब इनका वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो जिसके मोल ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, तो हमें चॉइस सी मिल रहा है करेक्ट, कि जिसमें 3 मोल जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा देन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन से, और ज़्यादा होगा देन 1 मोल ऑफ मीथेन से। 31st, charge to mass ratio of canal rays depend upon the gas used in the tube. The correct order of charge to mass ratio for the given gases is, तो हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिया है, तो रिमेंबर चार्ज टू मास रेशियो, इससे हमें आंसर मिलेगा, आंसर ज्यादा होगा अगर मास कम होगा। तो इसमें अगर आप चॉइस बी में देखोगे तो चॉइस बी में प्रोटियम, इसका मास है 1, तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा आएगी देन ड्यूटेरियम जिसका मास है 2, और उसका ज्यादा आएगा देन ट्रिटियम जिसका मास है 3, तो चॉइस बी इज करेक्ट। 12th, द इंक्रीजिंग वेव नंबर ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग वेव, तो 32 में इंक्रीजिंग वेव नंबर हमें दे रहे हैं, तो वेव नंबर इसमें 5 का ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, वेवलेंथ छोटा तो वेव नंबर ज्यादा। तो इस तरह से आप देखोगे, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन कि 5 जो 5th वेव है is has greater wave number than 4th, 4th greater than 3rd, and 3rd greater than 2nd, 2nd greater than 1, तो वेव नंबर इसका 5 का ज्यादा होगा, तो ये उसके साथ मैच कर रहा है चॉइस। नेक्स्ट इज 33, third, sigma bond is stronger than pi bond, but which of the following strength order is correct for different sigma bonds between carbon atoms? अच्छा, तो रिमेंबर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनाया हुआ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा देन sp2 से, स्ट्रॉन्गर होगा देन sp3 से बिकॉज ऑफ s करेक्टर। तो यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 33.3% है, और यहाँ पे 25% है, तो S करेक्टर यानी S परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो चॉइस ए। 34th, करेक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, तो ये देखें sp हाइब्रिड हो तो 180 एंगल बनता है, sp2 हो तो 120 बनता है, और sp3 हो तो 109.5 बनता है। तो sp ग्रेटर देन एंगल sp2 में ग्रेटर देन sp3, एंड इट इज मैचिंग टू चॉइस बी। 35th, हाइड्राजीन N2H4 is widely used as rocket fuel because it reacts with oxygen as shown, producing enormously friendly product, environmentally friendly product भी produce करता है, तो ये उसका रिएक्शन दिया है। कहते हैं कि despite it is used as rocket fuel, hydrazine does not spontaneously burn in oxygen. Why does hydrazine not burn spontaneously? यानी ऑक्सीजन में ये खुद क्यों नहीं जलेगा? इसलिए नहीं जलेगा कि इसमें आप द एक्टिवेशन एनर्जी, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी वो स्लो होगा, या रिएक्टेंट्स में अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं तो वो स्लो होगा। तो इस तरह से मैच कर दे
तो द एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये इतनी आसानी से नहीं जलेगा। तो चॉइस डी इज करेक्ट। 36th, में रिएक्शन दिया है कि N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसेस 2NH3। अच्छा, ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 मोल, 1 मोलर एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.98 मोल एमोनिया, 1.98 मोल एमोनिया इस्तेमाल हुआ, रीच इक्विलिब्रियम तक पहुंचा। इट वॉज फाउंड दैट 1.6 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन 1.64 उसमें मौजूद था। तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc अंडर दीज कंडीशन, तो इन कंडीशन में Kc की वैल्यू क्या बनेगी, तो देखते जाएं। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया पावर 2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। अब इसमें हमने वैल्यू डाल के सेलेक्ट करना है, वैल्यू हमें इधर से मिलेंगी। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा और इक्विलिब्रियम पे हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगा। तो ये आइस टेबल हम बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप सोच लें नाइट्रोजन 1 से चला गया है 1.64 में, मीन्स के बैकवर्ड रिएक्शन हो गया है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो जब ये बैकवर्ड आ रहा है तो नाइट्रोजन अगर x इंक्रीज हुआ प्लस x, तो ये उसके साथ प्लस 3x इंक्रीज हुआ और ये -2x कम हुआ, क्योंकि रेशियो 2 है। तो इस तरह से हमने फाइंड करना है। अब इस x को देखना है कि ये x कितना है। तो देखिए 1 के साथ हम क्या प्लस करें कि 1.64 बने, तो 0.64 इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है 0.64, क्योंकि वो 0.64 आया, 1 से प्लस हुआ तो 1.64 हमें मिला। तो अब इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा, तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था 1.98 माइनस 2x, ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद होगा। और ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद होगा 3 प्लस 3x। तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने उठा के इधर लगानी होगी। तो x हमारे साथ वैल्यू मिली कि x की वैल्यू जो थी वो 0.64, तो 1.98 और ये 2 4 8, 2 6 12, तो 1.2, 1.98 से 1.28 माइनस करें तो ये माइनस करके आपको मिल जाएगा 0.70, तो ये 0.70 हुआ। यहाँ पे 1.6 इसका तो ऑलरेडी मौजूद है, 3 प्लस 3x, तो 3 और x जो है वो 0.64 है, तो 3 प्लस 3 4 12, 3 6 18 और 1 19, तो 1.92 और प्लस दिस, तो आपको मिल जाएगा 4.92, तो 4.92। सो वी आर गेटिंग चॉइस ए कि यहाँ पे इसका होगा 0.70 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1.64 इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा 4.92 पावर 3। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस विच मैच टू चॉइस ए।
37. Choose the correct row of quantum numbers for ninth electron in 4d9. 4d9 है और कहते हैं कि इसमें नाइन्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम नंबर चूज करें। तो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब 4d में नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये d सब शेल में फिर 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1, अच्छा अब इस d के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4 शो कर रहा है कि ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0s के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए, तो ये d में है तो मीन्स कि ये 2 होना चाहिए। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर d के लिए जो वैल्यू है +2 +1 0 -1 एंड -2। तो अब नाइन्थ इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है -1 में, तो -1 सेलेक्ट कर दो और फिर जाके उसका जो स्पिन है, तो सपोज करें पहला वाला हमने एंटी क्लॉक में डाला, दूसरा क्लॉक में लगा दें, तो -1/2 या +1/2, उस पर कोई वो रूल नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि अपने से पहले इलेक्ट्रॉन को देखेगा कि वो किस ऑर्डर में जाए। अच्छा, फिर ये इधर से फिल करोगे तो आपको +1 में फिर ये मिल सकता है, तो इसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है। तो वो रो 4 2 -1 +1 और साथ में -1/2 या +1/2, तो ये रो हमें मिलेगा चॉइस बी में। 38th, एमोनिया एग्जिस्ट ए सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर इसको जब पानी में डाला जाए तो कहते हैं कि पानी में इसका फिर क्या सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो व्हेन एमोनिया इज एडेड टू वाटर, वाटर एक्ट इज acid, ammonia act is base, तो you will get ammonium ion and hydroxyl ion। तो कहते हैं कि सॉल्यूशन में क्या मौजूद होगा, तो सॉल्यूशन में सिर्फ एमोनियम आयन होंगे, सो डी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 39, एक रिएक्शन दिया है कि x से y बना, y से फिर z बना। x और y वाला जो है वो पॉजिटिव है, यानी इंडोथर्मिक है, और इसका जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। और फिर बात कह रहे हैं कि हम ये जो y बन रहा है इंटरमीडिएट, इसको हम ट्रैप भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि विच रिएक्शन प्रोफाइल फिट्स दिस डेटा, कि कौन सा रिएक्शन प्रोफाइल इस डेटा को फिट करेगा। तो पहले वाला ये देखें, चॉइस ए वाला जो उन्होंने दिया है, दैट इज एक्स रिएक्टेंट है, फिर जाके इस फॉर्म में गया और फिर नीचे आया, उससे बना जेड और यहाँ पे ये वाई है। अगला जो दिया है इस फॉर्म में कि ये और इस तरह से आया, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, ये हुआ बी चॉइस। और सी चॉइस देखते हैं, खुल जा सिम सिम खुल जा। अच्छा, तो इसमें अब अगला जो है वो दिया है कि ये x है, ये ऊपर गया y बना और फिर z बना, दैट इज सी ग्राफ।
और आगे जो है वो डी ग्राफ है, तो ये x बना, फिर जाके y बना और फिर जाके z बना। अच्छा, अब कहते हैं कि इस डेटा के मुताबिक कौन सा ठीक है। पहले तो x और y ये पॉजिटिव है, यानी x लो एनर्जी पे होगा और y ज़्यादा एनर्जी पे होगा, तो ढूंढ लें x लो एनर्जी पे, y ज़्यादा एनर्जी पे, x लो एनर्जी पे, y ज़्यादा एनर्जी पे, x लो एनर्जी y, x और y ये तो ख़त्म हुआ क्योंकि x की एनर्जी ज़्यादा है, y के कम है, y की ज़्यादा होनी चाहिए। फिनिश्ड। फिर अगला स्टेप देखते हैं कि y से z पर वो नेगेटिव एक्सोथर्मिक